अपन बात करेंगे, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, सबसे एजिएस्ट, हाँ ब्रोकली का फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन जो है क्या है, इस पे कुछ बता सकते हो मुझे? फोटो रेस्पिरेशन कोई खास बात इसके अंदर? जैसे जिसे तुम कह सको कि हाँ ये कुछ थी बात कि फोटो रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है, क्या कुछ इसकी जरूरत है? रेस्पिरेशन तो क्या प्लांट में यही रेस्पिरेशन होता है, कोई दूसरा रेस्पिरेशन होता है या नहीं होता? जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है ना, तो क्या प्लांट का रेस्पिरेशन ये होता है? प्लांट में कौन सा रेस्पिरेशन होता है? मेरे हिसाब से प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस का सैचुरेशन हो जाता है, हाँ, लिमिट पे जाके उससे मतलब क्लोरोफिल को मतलब क्लोरोफिल को प्रिवेंट करने के लिए फोटो रीजन क्या है? मैं क्यों फोटो रेस्पिरेशन क्या है, क्यों, क्या जरूरत है भाई? रेस्पिरेशन है, फोटो रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन है, यानी प्लांट का रेस्पिरेशन है जी, ठीक है ना। तो क्या प्लांट के अंदर यही रेस्पिरेशन होता है या कोई दूसरा भी रेस्पिरेशन होता है? क्या रीजन क्या है कि फोटो रेस्पिरेशन हम नाम लेते हैं और एक रेस्पिरेशन का नाम लेते हैं? अब 11th की आपकी जो बुक थी उसमें प्लांट रेस्पिरेशन था, लेकिन उसमें फोटो रेस्पिरेशन तो नहीं था। फोटो रेस्पिरेशन तो फोटोसिंथेसिस में था। तो क्या डिफरेंस क्या है दोनों में? हाँ, नहीं अनिकेत भी दिख रहा है मेरे को, राजन भी दिख रहा है, और इसने एसजी ने अपनी फोटो लगा नहीं रखी, तो मेरा वाला सही है, देखिए अनिकेत। अरे यार तुम लोगों को कल मैंने एक चीज कही थी, उसका तो तुम लोगों ने मैसेज दिया ही नहीं मेरे को, है? अब मैंने कहा ना मेरे सामने हाँ मेरे को लगा सुबह करूंगा, तो सुबह हाँ, है ना अनिकेत? लेबीटी फैमिली वगैरह सारी की सारी होमवर्क तो अपना तो आपने C3 और हाँ कैम और C4 का वो भी देख लिया। हाँ, ठीक है ना। और ये एक एसजी जो है, इसने मेरे को कहा था कि सर कुछ ना कुछ देते रहा करो जिससे हमें हमारी क्लासेस होती रही। इसने भी कुछ भेजा नहीं मेरे को। तो क्या आगे एक और चीज बोली थी, पूरा का पूरा काम मत डाल देना, आपने हाँ, भी वही करके पूरा डाल दिया। नहीं सो वो तो थोड़ा सा ही था, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन थोड़ा सा हिस्सा तो ऐसे बोला था कि फॉर एग्जांपल किसी ने अगर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोप पढ़ाई हो, तो उसके अंदर वो देगा कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में सिग्नल कितने हैं। अच्छा, आपने दे दिया पूरी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वापस लिख के लेके आए, ऐसे थोड़ी होता है। अरे भाई तो जितनी आती थी उतनी तो कर लिख देता, ठीक है ना। तो चलो अब फोटो रेस्पिरेशन बेटा, स्पेशली फोटो रेस्पिरेशन का मैंने कहा ना, एक हमारी जो व्यू है ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। फोटो रेस्पिरेशन स्पेशली क्या है, इवोल्यूशनरी बात कर रहे हैं। फोटो रेस्पिरेशन क्या है, रुबिस्को के साथ वर्किंग है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि इवोल्यूशनरी अगर हम बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन से जो कंपाउंड बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करने की कैपेसिटी है उसकी, रुबिस्को की, तो वो अगर 4 कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है या 4 कंपाउंड है, तो 3 कंपाउंड तो उसके केल्विन साइकिल में वर्क कर जाएंगे। एक जो रिएक्शन, एक जो कंपाउंड होगा, अभी अपन उसका डायग्राम देख लेंगे, वो एक अल्टरनेट प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है ना। अब वो अल्टरनेट जो प्रोडक्ट होता है उसको कैसे, तो उसके लिए फोटो रेस्पिरेशन चलता है, वो चीज है ये, ठीक है ना। अगर हम उस चीज को देखते हैं तो अगर वही प्रोडक्ट तैयार होता रहता है तो वो तो बाद में टॉक्सिक हो जाता है प्लांट के लिए। तो उसको यूज करने का प्रोसीजर है फोटो रेस्पिरेशन, स्पेशली क्योंकि इसमें CO2 रिलीज हो रही है, एनर्जी यूज हो रही है, इसलिए इसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है ना। इसमें 3 ऑर्गेनल्स वर्क करेंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन से वर्क करेंगे? स्पेशली क्लोरोप्लास्ट होगा, पेरोक्सिसोम्स होगा और माइटोकॉन्ड्रिया होगा।
अब माइटोकॉन्ड्रिया है, वहां पर CO2 रिलीज हो रही है, ठीक है ना। अब ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। फोटो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ द लाइट डिपेंडेंट अपटेक ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है ना, विथ रिलीज ऑफ CO2 फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड। द गैस एक्सचेंज resemble the respiration and is the reverse of the photosynthesis where the CO2 the fix and the O2 release। अब ये जो चीज है, मैंने कहा ना, लाइट डिपेंडेंट जो अपटेक है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का, लाइट डिपेंडेंट यानी कि लाइट की कंडीशन में हो रहा था वो, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो लाइट की कंडीशन में, और इसलिए फोटो रेस्पिरेशन है वो, ठीक है ना। अब क्या कहना चाहता है ये, द एंट्रेंस reaction of the both photosynthesis and the photorespiration are the catalyzed by the same enzyme Rubisco 1,5 biphosphate carboxylase oblique oxygenase, Rubisco जिसको अपन कहते हैं। अब कार्बन फिक्सेशन जो है, कार्बन फिक्सेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द 2 मॉलिक्यूल 3 फास्फोग्लिसरेट। अब देखो पहले एक डायग्राम देख लेते हैं अपन इसके लिए, ये डायग्राम आपका। अब यहां पर क्या है, ये रूबिस्को है, ये रेड कलर में जो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के अंदर CO2 के साथ रिएक्शन। जब रूबिस्को वर्क करता है, अब रूबिस्को की जो वर्किंग है यहां पर ये देख लो आप, ऑक्सीजन के साथ में आता है, ये जो वर्क कर रहा है ये रूबिस्को है आपका, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 कार्बन कंपाउंड है। अब अगर मैं इसको CO2 के साथ रिएक्ट करता हूं, CO2 के साथ रिएक्ट करता हूं, तो ये वाला कंपाउंड देखो, ये वाला जो एरिया है, ठीक है ना, यहां पे ऑक्सीजन जुड़ गई, ठीक है ना। और अब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो 2 PJ के, क्योंकि ये भी PJ बना और ये भी PJ बना, 2 मॉलिक्यूल्स PJ के बन गए, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन इससे कनेक्ट होता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन तो करता ही है ये, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन के साथ में करता है, ऑक्सीजनेज इंटरमीडिएट जो बन रहा है, तो ये जो कंपाउंड, ये वाला जो पॉइंट था देखो इसके अंदर, तो यहां पर ये एक ऑक्सीजन कंपाउंड जुड़ गया इसके साथ में, O नेगेटिव दिखा रहा है। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूं यहां से, या रिएक्शन जब आगे चलती है, तो इसमें A कंपाउंड बनता है आपका 3 PGA का, और A कंपाउंड जो बनता है वो बनता है फास्फोग्लाइकोलेट। अब यहां पर तो 2 ही कार्बन थे ना, 1 2, तो 2 कार्बन कंपाउंड बनता है आपका 2 फास्फोग्लाइकोलेट, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, PJ तो बन गया, उसके साथ ग्लाइकोलेट बन गया। अब ये ग्लाइकोलेट तो किसी काम का नहीं है, लेकिन ये अगर रिएक्शन चलती रहती है तो कलेक्ट होता चला जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस ग्लाइकोलेट को यूटिलाइज करता है प्लांट, उसका जो प्रोसीजर है वो फोटो रेस्पिरेशन है, समझ में आ गया। और हाइड्रोजन आयन तो रिलीज हो ही रहा है साथ में, ये अलग से हेल्प करेगा आपको, ठीक है ना। तो ये जो पूरा प्रोसीजर था, यहां पर ये चीज हमें देखने को होती है कि कंपाउंड का कारण से जो फास्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हो रहा है, ठीक है ना। और ग्लाइकोलेट को बाद में जब हम यूटिलाइज करेंगे, उसका जो प्रोसीजर है वो फोटो रेस्पिरेशन है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो अब अपन जो बात करते हैं, उसको देख लेते हैं। जो अपन पहले बात कर रहे थे, रूबिस्को कार्बन फिक्सेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन द 2 मॉलिक्यूल द 2,3 फास्फोग्लिसरेट, कार्बन फिक्सेशन की बात कर रहे हैं, दैट आर द इंटीग्रेटेड इनटू द केल्विन साइकिल अल्टीमेटली टू फॉर्म द शुगर। ओके, केल्विन साइकिल में शुगर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ड्यूरिंग द ऑक्सीजन फिक्सेशन 1 molecules of the PGA and 1 molecules the 2 phosphoglycerate are the formed। ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन हो गया, 2 मॉलिक्यूल यानी कि 2 कार्बन का है वो, ठीक है ना। अब देखो लेटर इज द कन्वर्टेड बैक टू PGA इनटू द
photo respiration cycle. The pathway require the energy ATP and reducing NADP ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर P आ जाएगा, NADPH का यूटिलाइजेशन होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में NAD का, ठीक है ना, NADH का, तो इक्विवेलेंट हो गया. दिस इज द ग्रेट पार्ट ड्यू टू द रिलीज ऑफ द CO2 एंड द अमोनिया दैट हैव बीन द रिफिक्स्ड. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अमोनिया, ठीक है ना. फिर हम जो उसको हम रिफिक्स करेंगे कि एमिनो एसिड्स का ब्रेकडाउन हो जाएगा. तो ये जो पूरा प्रोसीजर है ये फोटोसिंथेसिस है. ये डायग्राम मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप लोगों को. अब आगे चलते हैं. उसी डायग्राम के अंदर राइबोलोज 1,1,5 बाइफॉस्फेट, रूबिस्को एंजाइम, ऑक्सीजनेज. यहां पर CO2 अगर यूज होता है वाटर की प्रेजेंस में 3-PGA फास्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन हुआ, फास्फोग्लिसरेट फॉर्मेशन हुआ और केल्विन साइकिल में चला गया. 2 मॉलिक्यूल्स का हुआ था और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजनेज एक्टिवेट के अंदर ऑक्सीजन यूज हुई, फास्फोग्लाइकोलेट एंड फास्फोग्लिसरेट ये केल्विन साइकिल में चला गया. ये ग्लाइकोलेट पाथवे, इसको ग्लाइकोलेट, फोटो रेस्पिरेशन को ग्लाइकोलेट पाथवे भी कहते हैं, ठीक है ना. ये आपको ध्यान में रखना, ग्लाइकोलेट पाथवे आ जाए और फोटो रेस्पिरेशन आ जाए तो दोनों में अंतर नहीं होता है, ठीक है. वो वही चीज चल रही होती है, उसी के अंदर होता है. रूबिस्को evolved already early in the biotic evolution about 3 billion year ago, ठीक है ना, probably from the enzyme involved in the sulfur metabolism. उसकी थोड़ी हिस्ट्री है सल्फर मेटाबॉलिज्म, but is until today the enzyme accounting for the vast amount of the net CO2 fixation from the atmosphere. Okay, रूबिस्को अपने वहां से स्टार्ट हुआ है देखो, और वहां पे क्या हो रहा था, CO2 O2 uptake by the Rubisco and the subsequent metabolism of the reaction product in the photorespiratory pathway is the second highest metabolic flux in the plant behind the photosynthesis with the flux rate about the 25% of the photosynthetic rate of the 25 degree centigrade. अब ये क्या कहना चाहता है कि जो 100% हम जिसकी बात करते हैं, अगर फोटोसिंथेसिस अगर हम 100% कह रहे हैं, अगर पूरा फ्लक्स फोटो लाइट से जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो 100 है, उसमें 75% तो केल्विन साइकिल चलाएगा और 25% आपका फोटो रेस्पिरेशन होगा, ठीक है ना. ये आपको ध्यान में रखना है कि 25% यानी कि आपका सेकंड हाईएस्ट जो रिएक्शंस है प्रोडक्ट बनता है वो आपके फोटो रेस्पिरेशन है. सबसे ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस हो ही रहा है, ठीक है ना. मेटाबॉलिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं अपन, तो सेकंड जो है आपका फोटो रेस्पिरेशन है, ठीक है ना. अब फोटो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं, फोटो रेस्पिरेटरी फ्लक्स आर द इवन द हायर अंडर द हॉट एंड द ड्राई ग्रोथ कंडीशन, मेनली 3 रीजन्स. अपन को पता है भाई, अपन ने क्या कहा था, अपन ने आपका C4 साइकिल की बात की थी, तो अपन ने क्या कहा था कि वो बंडल से इसीलिए तो फॉर्मेशन हुआ कि CO2 O2 का अंदर एंट्री नहीं होती और वहां पे CO2 कंसेंट्रेशन होता है और केल्विन साइकिल चल जाता है ना. हॉट कंडीशन के लिए था कि अगर हम हीट हो जाती है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, तो 25 की जगह पे ये तो फिर और बढ़ जाएगा. 25 से अगर हम हीट इंक्रीज कर देते हैं तो फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर तो एनर्जी यूज हो रही है तो लॉसेज ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना. तो उसको अगर हम देखते हैं तो मेनली तो 3 रीजन्स है फोटो रेस्पिरेटरी फ्लक्सेस का. इसमें द स्पेसिफिसिटी ऑफ द रूबिस्को फॉर द CO2 रिलेटिव टू O2 डिक्रीज विद द टेम्परेचर. CO2 रिलेटिव टू द O2 डिक्रीज विद द टेम्परेचर. स्पेसिफिसिटी जो होती है, क्योंकि मैंने कहा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजनेज जो एंजाइम की एक्टिविटी है, रूबिस्को का जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना. फर्स्ट तो ये है. सेकंड है द सॉल्युबिलिटी ऑफ द O2 इन द एक्वस सॉल्यूशन सच एज द साइटोप्लाज्म एंड द क्लोरोप्लास्टोमा लेस इफेक्टेड बाय द हायर टेम्परेचर देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द CO2. और थर्ड है प्लांट एक्सपोज टू लिमिटेड वाटर सप्लाई reduce gas exchange in the order to minimize the evaporation. CO2 concentration is around the Rubisco rapidly decrease where the O2 is available in the excess.
3 पॉइंट हैं जो मैंने कहा ना फोटो रेस्पिरेशन के, ठीक है ना। तीनों पॉइंट कौन कौन से थे तुम्हारे पास में? स्पेसिफिसिटी है O2 के साथ में, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर अगर कम है तो कम रहेगा, हाई है तो ज्यादा हो जाएगा। सेकंड है सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन के साथ में, कि अगर ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्ट होगी उसके साथ में, सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन की, तो रिएक्शन हो जाएगा। थर्ड है अपन जो C4 प्लांट की बात कर रहे थे, ठीक है ना, गैस एक्सचेंज को मिनिमाइज करने के लिए रुबिस्को जो फोटो रेस्पिरेशन है उसको कंट्रोल करेगा वो, ठीक है ना। ये तीन जो हैं कारण है फेवर टू ऑक्सीजनेज ऑफ द कार्बोक्सिलेज रिएक्शन, ये तो अपन बाद में बात करेंगे इसकी, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट है फ्लक्स के, हायर हो जाती है जब टेम्परेचर इंक्रीज है, ठीक है ना, उसके 3 रीजन है ये, ठीक है, समझ में आया। यहां पे अपन कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन हो क्यों रहा है, उसके 3 रीजन है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी होगी और उसकी रिएक्शन एक्टिविटी ज्यादा होगी ऑक्सीजनेज की, वो 3 रीजन की बात कर रहा है। ये जो आप बात करते हैं अपन डायग्राम के तौर पे, तो सबसे पहले राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट रिएक्शन हुई, फास्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन हुआ, फास्फोग्लाइकोलेट है वहां पर क्या हुआ, ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन हुआ, एक फास्फेट रिलीज हुई, ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन हुआ। अब पहले ही देखो इसमें क्लोरोप्लास्ट है, ये पेरोक्सिसोम्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, फास्फोग्लाइकोलेट जो था ग्लाइकोलेट में गया, कन्वर्ट हुआ, जो कि पेरोक्सिसोम में चला गया, वहां पर ग्लाइओगिलेट का फॉर्मेशन हुआ, और वहां पे क्या हुआ, ग्लाइओगिलेट का फॉर्मेशन हो रहा था, ग्लाइकोलेट ऑक्सीजन यूज करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, H2O2 का फॉर्मेशन कर रहा है। यहां पर जो एंजाइम्स हैं, अब आप यहां पर देख लो, यहां पर जो सेकंड के अंदर एंजाइम है वो है ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में H2O2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और थर्ड जो पॉइंट है आपका, ग्लाइओगिलेट से ग्लाइसिन बना, ग्लूटामेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट का फॉर्मेशन होता है। ये कहां पे था, कुछ याद है? अल्फा कीटोग्लूट्रेट, ठीक है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट कहां था? क्रैब साइकिल में, कैल्विन साइकिल में कहां से, ठीक है ना। अभी कोई पहले भी कैल्विन बोल गया था, ठीक है ना। ग्लाइसिन, ठीक है ना, ग्लाइसिन ट्रांसफर हुआ आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पर सीरिन का फॉर्मेशन हुआ, ग्लाइसिन से सीरिन का फॉर्मेशन हुआ, एक मॉलिक्यूल और जुड़ रहा है, यहाँ पे सीरिन का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, CO2 रिलीज हुई, अमोनिया रिलीज हुई, टॉक्सिक हो गया ना, अमोनिया रिलीज कर रहा है। अब सीरिन वापस ट्रांसफर हुआ पेरोक्सिसोम में, ग्लाइसिन का फॉर्मेशन हुआ, जो जुड़ा था सीरिन से ग्लाइसिन बन गया, और यहां पर सीरिन से हाइड्रोक्सी पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोक्सी पायरुवेट से ग्लिसरेट का फॉर्मेशन हुआ, ग्लिसरेट क्लोरोप्लास्ट में आके 3-फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन कर लिया। अब यहां पर जो चीज है GPC, अब जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था और उसका ब्रेकडाउन हुआ वाटर एंड ऑक्सीजन के अंदर, क्या आयंस के अंदर, हाफ O2 का फॉर्मेशन हुआ। ये जो कंडीशन है ये किसकी प्रेजेंस में होगी, कैटालेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये क्वेश्चन है पक्का रहता है, ये क्वेश्चन फिक्स रहता है, इन तीनों की प्रेजेंस पूछी जाती है। अमोनिया कहाँ रिलीज हो रही है ये पूछा जाता है, CO2 कहाँ रिलीज हो रहा है ये पूछा जाता है, रेस्पिरेशन है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। अब यहां पर NAD है और यहां पर एक यूज हो गया आपका ATP यूज हो रहे हैं, NAD यूज हो रहा है, यहाँ पे भी NAD देखो यूज हो गया।
तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है। कौन कौन से पॉइंट्स थे तुम्हारे पास में? राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जो था ऑक्सीजनेज की प्रेजेंस के अंदर फास्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन किया, जो आपकी फर्स्ट है फास्फेटेज एंजाइम है, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन क्या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजनेज तो रिएक्शन वो है इसका, ठीक है ना? नंबर है। हाँ ठीक है ना, ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है ना, फास्फोग्लाइकोलेट, फास्फोग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन, ग्लाइओक्सिलेट का फॉर्मेशन। अब ये जो एंजाइम्स हैं ये आपको दोनों याद रखने हैं, आपका ऑक्सीडेज एंजाइम और कैटेलेज एंजाइम, इस पे फुल क्वेश्चन है। ग्लाइओक्सिलेट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन से ट्रांसफर हुआ ग्लाइसिन आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां ग्लाइसिन दूसरे मॉलिक्यूल से मिलकर सीरिन का फॉर्मेशन हुआ, सीरिन ट्रांसफर हुआ हाइड्रोक्सी पायरुवेट के अंदर, पायरुवेट से ग्लिसरेट के अंदर, ग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। कोई प्रॉब्लम? अब याद कैसे करना है ये समझ लो। फास्फो फास्फो है, ठीक है, जी जी मतलब जी जी है, सारे के सारे है, और यहां पर सीरिन जो है ग्लाइसिन और सीरिन। अब यहां पर देखो सारे के सारे आपको फास्फो वाला जो पूरा पोर्शन था, यहाँ पे फास्फो वाला कोई पोर्शन नहीं है, ठीक है ना। जो मैंने कहा ना टर्म्स आती हैं कहाँ पे कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं? हाँ साइकिल की, हाँ साइकिल में रिएक्शन पूछता है कि वो किस ऑर्गेनल्स में हो रही है। अब फास्फो अगर है तो उसको यहाँ पे होगी नहीं ना, ठीक है ना, तो कंफ्यूज होने का टेंशन ही रहता। ग्लाइसिन से सीरिन है, एक रिएक्शन है आपके पास में, ये माइटोकॉन्ड्रिया में है, और बाकी तो पेरोक्सिसोम में है, और फास्फो वाली जो रिएक्शन है वो आपके क्लोरोप्लास्ट में है, तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत ही नहीं होती यहाँ पे। हाँ, इसलिए तुमको ये पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो होती है वो ये वाली होती है, मैंने तुम्हें पहले बता दिया है, ग्लाइकोलेट से ग्लाइओक्सिलेट का फॉर्मेशन, उसके अंदर H2O2 का फॉर्मेशन और उसका ब्रेकडाउन। ग्लाइसिन बना, यहाँ पे सेरिन वापस आया, हाइड्रोक्सी पायरुवेट, ग्लिसरेट, ग्लिसरेट ट्रांसफर हुआ 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। आपको ये एंजाइम्स ध्यान में रखने हैं। अब यहां पर जो पहला जो एंजाइम्स था आपका, अब मैंने कहा यहाँ फास्फेटेज है कि फास्फेट मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। जो आपका थर्ड है आपका यहाँ पे कीटोग्लूटरेट है, ठीक है ना, ग्लूटामेट एमिनो एसिड्स था, एमिनो ट्रांसफेरेज एंजाइम। एमिनो एसिड ग्लाइसिन क्या होता है? एमिनो एसिड ही तो होता है, ठीक है। तो एमिनो ट्रांसफेरेज एंजाइम्स, ग्लाइसिन आ गया, सेरिन आ गया। अब ये क्या थे? एमिनो एसिड ही तो चल रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर आपके 5th नंबर पे सेरिन जब ट्रांसफर हुआ क्या आया? एमिनो ट्रांसफेरेज एंजाइम्स, वो वापस कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। एमिनो ट्रांसफेरेज एंजाइम चल रहे हैं। फिर यहां पे आपके 6th नंबर रिएक्शन के अंदर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्टेज एंजाइम, NADH यूज हो रहा है, यहां पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्टेज एंजाइम। यहां पर ये ट्रांसफर हो रहा है, कंडीशन चेंज हो रही है, फास्फेट मॉलिक्यूल्स आके जुड़ गया, ठीक है ना। तो ATP यूज हो रहा है, फास्फेट आके मॉलिक्यूल से आके जुड़ गया, तो काइनेज एंजाइम। फिर काइनेज एंजाइम वो आगे जो कैरियन साइकिल की जो रिएक्शंस होती है वो आगे चली जाती है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, लेकिन केवल थोड़ा सा जो कंफ्यूजन आता है कि हम रेस्पिरेशन, ये जो फास्फोग्लाइकोलेट बना है इसको यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। इस फास्फोग्लाइकोलेट जो बना, क्योंकि
100 में से 25% तो ये बनेगा ही, ठीक है ना। तो इसको कैसे यूज करेगा, तो वो प्रोसीजर जो है वो फोटो रेस्पिरेशन है, प्लांट का रेस्पिरेशन ये नहीं है। लाइट की प्रेजेंस में जो CO2 रिलीज हो रही है वो फोटो रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन जो पूरा होता है उसमें अंदर 3 स्टेजेस जो होती हैं आपके, कौन कौन सी होती है, बस ये रेस्पिरेशन होता है, ठीक है ना। तो ये, अब इसमें कोई दिक्कत है, हाँ राजन बेटा, कोई प्रॉब्लम इसमें, नो सर, नो प्रॉब्लम। जन्मजय। नहीं सर। अब थोड़ा सा इसके अंदर जो है, क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ द C2 साइकिल गोज टू द अमेरिकन लेडी प्लांट फिजियोलॉजिस्ट एम स्टीलर, ठीक है ना। शी वॉज द फर्स्ट नोटिस द एग्जिस्टेंस ऑफ द C2 साइकिल इन द C3 प्लांट इन द 1962। ओके, ये तो अपन जो रखते हैं चीजें पेपर के तौर पे काम आ जाती हैं, कभी क्वेश्चन आए नहीं है लेकिन अपन कर लेते हैं। हियर द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म इज ग्लाइकोलेट, a 2 carbon compound which is being the metabolized to the yield the CO2, hence this cycle is called the glycolate metabolism cycle। ये दूसरा नाम आ गया, एक और आएगा भी नाम, glycolate metabolism cycle and C2 cycle। Metabolism of the glycolate is the oxidative process like the respiration and occur in the presence of light only, hence this cycle also called the photorespiration। The term photorespiration was coined by the Decker and the Toy 1959। पहले नाम आ गया, उसके बाद इसकी रिसर्च हुई, ठीक है ना। फोटोरेस्पिरेशन और द C2 साइकिल ऑपरेट इन द C3 प्लांट एंड द कैम प्लांट, सभी में होगा, ये तो सभी में बन रहा है। कैल्विन साइकिल जब चल रहा है, अब ये कितना अच्छा क्वेश्चन होता है, आप सोच सकते हो, ठीक है ना। अब वो पूछ लेता है कि किस प्लांट के अंदर है, ट्रॉपिकल में है, टेम्परेट में है, डेजर्ट प्लांट के अंदर है, तो जिसके अंदर कैल्विन साइकिल चलेगा उन सभी में तो फोटो रेस्पिरेशन होगा ना, ठीक है ना। C3 plant and the CAM plant where the CO2 compensation point is high, it is not reported from the C4 plant where the CO2 compensation point is low। लेकिन अगर कंपनसेशन पॉइंट इंक्रीज होता है, ये फोटो रेस्पिरेशन अपने वहां पे तो हो ही नहीं रहा ना, कहां पे, बंडल सी सेल थी, अपन ने पहले बात की थी, ठीक है ना, बंडल सी सेल में तो होएगा ही नहीं, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, वो तो अपना एडेप्टेशन था। स्पेशली photorespiration is not confined to the sink organelles, part of the photorespiration occur in the chloroplast, peroxisome and mitochondria, oxidation of the rubisco biphosphate and the formation of the substrate of the photorespiration occur in the chloroplast। Glycolic acid is then transported to the peroxisome and product of the peroxisome is transferred to the chloroplast and the mitochondria, evolution of the CO2 occur in the mitochondria। अब ये पॉइंट है सीधा सीधा जो अपन ने पहले बात कर लिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 रिलीज हो रही है। आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं, किस जगह पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना। मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 रिलीज हो रही है, अमोनिया बन रहा है, ठीक है ना। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। आपको ये पता रखना है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका एंजाइम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेकडाउन हो रहा है उसका एंजाइम, ठीक है ना। एटीपी कहाँ यूज हो रही है, NAD से NADH का फॉर्मेशन हो और यहाँ पे NADH यूज हो जाए, ठीक है ना, और यहाँ पर ATP यूज हो रही है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर यूज हो रही है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं पॉइंट्स। और इसकी हिस्ट्री जो अपन ने जो बात की है, साइंटिस्ट के नेम, ठीक है ना, किसके अंदर है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने, ठीक है। और रिएक्शन तो आपको साइकिल तो पूरी बनानी है ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम सही, ठीक है ना। तो अब अगर हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो रिजल्ट ऑफ द रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी इज द सिंगल 3 कार्बन प्रोडक्ट 3 फास्फोग्लिसरेट एंड द 1 2 कार्बन प्रोडक्ट फास्फोग्लाइकोलेट।
because the phosphoglycolate cannot be used in the next step of the Calvin cycle. It appeared to be the wasteful diversion of the material from the carbon. Assimilation. In all the photosynthetic plant cell, phosphoglycolate generated by the Rubisco oxygenase activity is the channeled into the glycolate pathway. This pathway dispose of the phosphoglycolate and the return about 75% of reduced carbon present in the phosphoglycolate to the Calvin cycle. अब मैंने कहा ना जितना हो रहा है उसमें CO2 रिलीज हो रही है, उसका जो सारा का सारा है उसमें से कितना परसेंट आ गया, 75% जो था वो रिटर्न बैक हो गया, ठीक है, कैल्विन साइकिल विद अदर द 25% जो होता है रिलीज हो जाता है। अब जो फास्फोग्लाइकोलेट जो था, फास्फोग्लाइकोलेट का जो आगे का फंक्शनिंग हुआ उसमें CO2 रिलीज हुई, वो 25% तो रिलीज हो गया, 75% वो आगे चला गया। ऐसा नहीं है कि वो अपन जैसे अपने कहा कि 2 कार्बन कंपाउंड था, वो 1 कार्बन कंपाउंड निकल गया, ठीक है ना, तो उससे हाफ हो गए, ऐसा नहीं है, उसमें से 25% कार्बन ही रिलीज हो रही है, ठीक है ना, बाकी 75% कैल्विन साइकिल में यूटिलाइज हो रही है। कैल्विन साइकिल 3 phosphoglycolate with the other the 25% release because the glycolate pathway is characterized by the light dependent uptake of oxygen and the evolution of carbon dioxide is also referred to the photorespiration. Several steps of the glycolate pathway are the localized in the specific type of peroxisome called a leaf peroxisome. Peroxisomes are the organelles containing the oxidase enzyme. समझ लो अब यहाँ पे oxidase enzyme that generate the hydrogen peroxide. The potentially destructive hydrogen peroxide is then eliminated by the another peroxisomal enzyme catalase, which degrades into the water and oxygen. Because of their the essential role in the glycolate pathway, peroxisome are the found in the all photosynthetic plant tissue. अब इस पे हमेशा क्वेश्चन आता रहता है पेरोक्सिसोम के ऊपर। अब पेरोक्सिसोम प्लांट में मिलता है, एनिमल सेल में मिलता है क्या? जरूरत ही नहीं है, क्यों मिलेगा? अब ये हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। अब इसके चक्कर में सारे ऑर्गन्स को पढ़ते रहते हैं, कौन सा प्लांट में मिल रहा है, कौन सा प्लांट में मिल रहा है और कौन सा एनिमल में मिल रहा है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा। अब जब आप कभी बुक पढ़ते हो तो एनिमल बेस्ड बुक है तो उसमें पेरोक्सिसोम मिल जाएगा। अगर वो एनिमल बेस्ड बुक नहीं है, यानी कि जूलॉजी की बुक बनी हुई है, तो उसमें पेरोक्सिसोम उस सेल बायोलॉजी की बुक में नहीं मिलेगा। वो प्लांट बायो जो सेल बायोलॉजी होती है उसके अंदर मिलता है ये, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, बच्चे सोचता है कि पेरोक्सिसोम क्यों नहीं दिया इसने, ठीक है ना, तो वो उसके हिसाब से मिस हो जाता है या थोड़ा सा लिख के छोड़ देते हैं पेरोक्सिसोम को, ठीक है ना। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया मेरे हिसाब से। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि वो ग्लाइकोलेट पाथवे के अंदर जो कार्बन था जो रिलीज हुआ, ठीक है ना, वो 2 कार्बन कंपाउंड जरूर था, लेकिन वहां पर सीरीन जो थी, सीरीन के साथ दूसरा ग्लाइसिन जो थी, ग्लाइसिन के साथ दूसरी ग्लाइसिन मिलने के बाद सीरीन का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है ना। तो वहां पे जो रिलीज हो रहा है उसका 1 कार्बन रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। तो हर बारी जब वो 2 थे तो 4 बनते हैं, 4 में से 1 रिलीज हो जाता है तो 3 आ जाते हैं बाद में, ठीक है ना। तो हम ये मान के 75% हमारा कैल्विन साइकिल में या रिटर्न बैक हो जाता है और ग्लाइकोलेट पाथवे में 25% जो कार्बन होती है वो रिलीज हो जाती है। ये आपके एमएससी लेवल का या नेट लेवल का क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन होता है और ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है ही, इसको तो कभी आप सोच ही नहीं सकते। ये तो सेल के अंदर हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है ना। ये 2 एंजाइम्स तो हमेशा पूछे जाएंगे, इसके लिए सोचने की जरूरत ही नहीं। ऑक्सीडेज और कैटेलेज ये तो पूछता ही है वो, ठीक है ना। इसके लिए तो कभी सोचो ही मत कि ये नहीं याद या ये कभी याद नहीं हो, तो याद करो बस बैठ के इसको। और मेरे हिसाब से याद हो जाता है क्योंकि पेरोक्सिसोम्स के हैं, पेरोक्सिसोम ही ऐसा है जिसमें पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए पेरोक्सिसोम नेम है, ठीक है ना। और तोड़ना पड़ेगा, कैटलेज है, कट किया है हमने, कैटलेज है,
तो वाटर और ऑक्सीजन ही रिलीज होएगी, ठीक है ना। और वाटर के साथ एक मॉलिक्यूल जुड़ा है तो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, ऑक्सीडेज एंजाइम है, तो उससे पकड़ में आ जाता है। याद करने का सिस्टम है, वो रूल तो नहीं है लेकिन याद करने के हिसाब से, ठीक है ना। ऑक्सीडेज है यानी कि H2O2 का फॉर्मेशन हो रहा है, कैटलेज है यानी कि टूट रहा है, बस, ठीक है। In the chloroplast, the phosphoglycolate generated by Rubisco is readily dephosphorylated by the phosphate in the stroma. Reaction first की बात कर रहे हैं. The product is the glycolate which the diffuse to the nearby the peroxisome where and the oxidase enzymes convert it to the glycogylate. उसी डायग्राम के बारे में लिख रहे हैं. The oxidation of the glycolate is accompanied by the uptake of the oxygen and the generation of the hydrogen peroxide, which the immediately degraded to the oxygen and the water by the catalase. अच्छा, so during the next reaction in the peroxisome, the aminotransferase catalyze the transfer of the amino group from the glutamate to the glycogylate to form in the glycine. ये उसके अंदर नहीं आ रही है तो ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। ग्लूटामेट टू द ग्लाइकोजिलेट फॉर्म इन द ग्लाइसिन, ठीक है ना। ग्लाइसिन फिर डिफ्यूज हो रहा है लीफ पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया में, where the two enzymes is activate working in the series of the decarboxylase and the hydroxymethyl transferase convert to the glycine molecule to the single serine molecules. अभी दोनों एंजाइम्स थे, डीकार्बोक्सिलेज में तो CO2 रिलीज हुई और हाइड्रोक्सीमिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम के अंदर अमोनिया रिलीज हो गई, ठीक है ना। तो कन्वर्ट टू ग्लाइसिन मॉलिक्यूल, टू ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स एक सिंगल सीरीन मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हुआ है। तो सीरीन जो है वो जनरेट कर रहा है, ठीक, concomitant with the generation of the NADH and the release the carbon dioxide and ammonia. ओके, अब इसमें कोई प्रॉब्लम्स? हर एक स्टेप टू स्टेप लिखने की कोशिश की जिससे तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आगे चलें। Oxygenase activity therefore the lead not only to the loss of the carbon but also to the potential loss of the nitrogen, ठीक है। To prevent the depletion of the nitrogen reserve, the ammonia must be the reassimilated at the expense of the ATP and reductant. लाइन समझ लो इसको, स्पेशली जो अमोनिया निकलेगी तो नाइट्रोजन जो होगा वो कम हो जाएगी, नाइट्रोजन को बचाना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा फिर उसको अमोनिया मस्ट बी द रीएसिमिलेटेड एट द एक्सपेंशन ऑफ द एटीपी। अब जो मैं कह रहा था एटीपी कहाँ यूज हो रही है, वहां पर वापस कनेक्ट हुआ है वो अमोनिया, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है ये इस साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, स्पेशली एटीपी यूज हो रहा है जहाँ पे, ठीक है ना। अब सेरीन डिफ्यूज बैक टू द पेरोक्सिसोम where the another aminotransferase remove the amino group, generate the hydroxypyruvate, a reductase using the NADH as the electron donor and the reductase hydroxypyruvate to glycerate. अब glycerate वापस डिफ्यूज हो गया क्लोरोप्लास्ट में, where it is the phosphorylated glycerate kinase to generate the 3-phosphoglycerate, एक की इंटरमीडिएट टू द कैल्विन साइकिल। ये इसको कनेक्ट करता है कैल्विन साइकिल के साथ में। तो यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन के अंदर, ये हम ग्लाइकोलेट पाथवे की बात करते हैं या हम फोटो रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इसके वो मैंने बताया पेरोक्सिसोम के अंदर, और दूसरा है आपके जो अमोनिया वाला जो पॉइंट रखते हैं हमेशा, ये आपको ध्यान में रखना होता है कि फोटो रेस्पिरेशन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। CO2 तो रिलीज हो गई, साथ में अमोनिया का था रीएसिमिलेशन होता है यहाँ पे, ठीक है ना।
ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने जरूरी हैं फोटो रेस्पिरेशन करते हुए। अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द बेनिफिट फॉर दिस लॉन्ग साल्वेज पाथवे वाइंडिंग थ्रू द सेवरल ऑर्गेनल्स। क्या है इसके अंदर? अब क्या रीजन है इसके अंदर? बेनिफिट्स क्या है इसके अंदर? कोई बेनिफिट्स लग रहे हैं क्या आपको? कौन कौन से? 3 आउट ऑफ द, अब मैंने कहा ना, अब उसके अंदर से जितने मॉलिक्यूल्स थे उसके बारे में वो कर रहा है बात। यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जो अपन लास्ट लाइन की बात कर लेते हैं, यहां पर 9 ATP एंड द 6 NADPH वर द कंज्यूम्ड, 9 ATP and the 6 NADPH were consumed when the each carbon dioxide was originally fixed and the reduced। ये इसका लॉसेज है, स्पेशली साल्वेज ही था वो, क्योंकि वो तो बाय प्रोडक्ट था एज ए, उसको यूटिलाइज करना था हमें, और उसके यूटिलाइज के लिए हमारे पास में हमने कितना खर्च कर दिया? 9 ATP खर्च कर दिया और 6 NADPH खर्च कर दिया हमने। तो ये रिएक्शन, इसलिए इसको बेकार की या हम क्या वेस्टफुल रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको इतना खर्च नहीं करेंगे तो हमारे पास ग्लाइकोलेट कलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट करेगा ही, ठीक है ना, और वो तो फिर हार्मफुल हो जाएगा उस प्लांट के लिए, तो उसको इतना खर्च तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अब तो मैं ये बताऊं, कोई भी चीज होती है हर नेचर के अंदर, यहाँ पे एक चीज बेसिक समझ लो लाइफ का, या हम नेचर की बात करते हैं, तो कोई भी चीज होगी उसका वेस्ट प्रोडक्ट जरूर बनेगा, ठीक है ना। प्लांट सक्सेसफुल इसलिए कि उस वेस्ट प्रोडक्ट को वो यूटिलाइज करता है, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग जिस दिन अपना वेस्ट प्रोडक्ट को यूटिलाइज करने लगेगा वो सक्सेस हो जाएगा। आज हम कह रहे हैं ना, जैसे आजकल तुम देखते होगे पॉल्यूशन के अंदर हमेशा देखते हैं कितना कचरा जा रहा है, कितना उसका रिसाइकलिंग करना, प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करना। अगर ये सारी चीजें अगर हम रिसाइकलिंग के अंदर यूटिलाइज कर गए तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। प्लांट इसलिए सक्सेसफुल है, उसके पास सबसे कम खर्चा है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लाइफ है। अगर आप नहीं काटोगे तो वो उसकी डेथ नहीं होगी, अगर आप नहीं काटते हो तो उसकी डेथ नहीं होती, वो अपनी पूरी लाइफ को सरवाइव कर जाता है। कभी देखा है तुमने कभी किसी पेड़ को खत्म होते अपने आप? कौन सा पेड़ खत्म हुआ अपने आप? जब उसको पूरा एज ले लेगा, हाँ पूरी एजिंग के बाद, हाँ, अपने पूरी एजिंग के बाद ही जाता है वो। वैसे उसके अंदर सारी कैपेसिटीज होती हैं, ठीक है ना, वो अपने आप को एडजस्ट करता हुआ चला जाता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग एक कोरोना वायरस से चित हो गया, है ना। तो वो एक ये चीज है कि अब ये आप कहो कि हम कई बार कहते हैं ना कि लाइफ के अंदर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी बेकार के काम नहीं होने चाहिए। मैं उसको बिल्कुल बेकार मानता हूं, वो फालतू की बातें होती हैं। तुमको घूमना जरूरी है उतना ही, ठीक है ना। रोड पे नहीं निकलोगे तुम बेकार हो जाओगे, अब कहोगे सर बेकार कर रहे हैं हमें, ठीक है ना। सब चीजें सीखनी होती है, आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, आपको मार्केट से ही सीखना पड़ेगा। जो बच्चे मार्केट में नहीं गए हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते। पब्लिकली डीलिंग आनी चाहिए। तो आप बेकार के काम जब तक नहीं करोगे, किसी बच्चे ने पाइप रिंच लेके नलका नहीं खोला ना, तो जिंदगी भर वो उसकी टूटी के पैसे ही देता रहेगा, वाल नहीं बदलेगा कभी भी। समझ रहा है? तो समझ में आता होगा। अगर जिस बच्चे ने कभी पाइप रिंच नहीं पकड़ा या कुछ अपने घर के काम नहीं किए हैं, तो उसके लिए उसको एक्सपेंडिचर उसका बढ़ जाएगा। कितना सिंपल सी चीज है। और अगर आपने थोड़े से एक्सपेंडिचर के लिए पाइप रिंच खरीद लिया तो खर्चा रुक जाएगा। तो ये तो चीजें साथ में ही चलेंगी, सालवेज तो आएगा ही आपके साथ में लाइफ के। जहां पे कुछ प्रोडक्टिविटी है तो कचरा जरूर आएगा। अब उसका यूटिलाइजेशन करना, ये
उस चीज सिस्टम के साथ में वर्क करता है। फोटो रेस्पिरेशन मुझे हमेशा इसलिए अच्छा लगता था कि ये लाइफ को समझाता है और ये चीज बता देता है कि साल्वेज होना है, यानी कि कोई बाय प्रोडक्ट बनना उतना ही जरूरी है लाइफ के लिए। कितना अच्छी सी चीज है इसके अंदर। तो ये आपका आज का फोटो रेस्पिरेशन था। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इसका बेस लाइन जो है, इसके क्वेश्चन जो हैं वो मैंने तुम्हें समझा दिए हैं कि यहाँ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और फोटो रेस्पिरेशन एक बहुत ही अच्छा सा एक एरिया है आपको समझने